आपको लास्ट जो टॉपिक करवाया था वो था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एक और टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, तो वहां से स्टार्ट करना है। तो हेडिंग लिखिए आज का। तो आज क्या है, डेट 11 है ना, ये दिख तो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। विजन कह रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो आगे आ जाओ, है ना। ओके, तो हेडिंग लिखना है फिर, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। और उसके बाद बीटा और गामा में रिलेशन डेराइव करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वी ऑलरेडी नो बीटा इक्वल टू, आई थिंक बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, वी ऑलरेडी नो। हम गामा और अल्फा में रिलेशन आज डेराइव कर लेंगे तो बीटा और गामा में उन दोनों से आ जाएगा। एक ये और एक आज डेराइव करेंगे, किसमें? अल्फा और गामा में। तो चलिए, इसके लिए हम क्या एक वॉल्यूम लेंगे, हम एक क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर करेंगे, एक सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब। ये आउट ही है, चलिए ठीक है। तो आज हेडिंग लिखने के बाद एक डायग्राम बना लेते हैं। आपको याद है ना, कल आपने 2 स्क्वायर बनाए थे, एक इनिशियल टेम्परेचर पर, एक कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ भी आप उस बात को ध्यान रखें। एट फर्स्ट वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ क्यूब comparatively small at initial temperature T degree centigrade, T degree centigrade. Its age is L, एज होती है ना, कितने 12 एजेस होती है, एक एज है ये। एट सम हाई टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगी कंडीशन वो देखते हैं। यहाँ पर अंदर आप लिख सकते हैं V इक्वल टू एल क्यूब, सब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो हमारा मेन है अल्फा और बीटा में, अल्फा और गामा में रिलेशन डेराइव करना। अब इसके बाद वाली कंडीशन भी देख लें, इससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब का साइज, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो एज जो है वो एल से थोड़ा इंक्रीज होकर एल प्लस डेल्टा एल है, और यहाँ पर टेम्परेचर है टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम की बात करें, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, राइट साइड वाला क्यूब थोड़ा सा मैंने, है ना, ज्यादा वॉल्यूम का दिखाया है, ज्यादा वॉल्यूम है इसका। वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा V इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो आप समझ गए होंगे L प्लस डेल्टा L होल क्यूब, है ना। क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो साइड जो है L से इंक्रीज होकर L प्लस डेल्टा L हो चुकी है। चलिए, तो बस ये डायग्राम फटाफट दिखा दें अपने हेडिंग के बाद। तो टॉपिक तो सिंपल ही है, जब ये दोनों हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेन में और पक्का हो जाएगा। डन, लिखिए। कंसीडर a cube of side L, consider a cube of side L, consider a cube of side L at some temperature, ये ऑन ऑफ हो गया, at some temperature T डिग्री सेंटीग्रेड।
at some temperature T degree centigrade. Okay, its initial volume is its initial volume is उसी लाइन में लिख दे, नई इक्वेशन नहीं बनानी. इज V इक्वल टू L क्यूब. ओके, when we increase the temperature of the cube, है ना, पैराग्राफ में ही चल रहा है सब कुछ. when we increase the temperature of the cube, when we increase the temperature of the cube by delta T degree centigrade, by delta T degree centigrade, and then delta L be the increase in, and then delta L be the increase in side of cube, increase in side of cube, then at temperature, T plus delta T degree centigrade, the volume of the cube, then at T plus delta T degree centigrade, the volume of the cube, will be L plus delta L cube. फुल स्टॉप. तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी. लिखिए, तो हमने इनिशियल T डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम बता दिया, फाइनली T प्लस डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम बता दिया. कितना है? L प्लस डेल्टा L होल क्यूब. ओके, लाइन चेंज करके लिखिए, इफ डेल्टा V be the increase, if delta V, तो समझ लो डेरिवेशन अब शुरू हो रहा है. ये तो बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम को देखकर. if delta V be the increase in volume of the cube, then be the increase in the volume of the cube, then delta V equal to L plus डेल्टा L होल क्यूब माइनस L क्यूब, है ना. तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आ गया चेंज. कल यही किया था हमने, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, है ना. तो डेल्टा V इक्वल टू, जैसे आप जानते ही होंगे, A प्लस बी का होल क्यूब. थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो. A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर, 3 है ना, 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर A, या AB स्क्वायर कुछ भी लिखिए, है ना. तो इस तरह से ये 3 टर्म्स होगी. अब कौन क्या है? L तो है एज A और डेल्टा L हो गया एज अ B. तो फॉर्मूला यूज लेते हैं, A प्लस B का होल क्यूब. तो यहाँ करेंगे हम L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब, है ना. ये डेल्टा L क्यूब सबसे लास्ट में लिख रहा हूं मैं, प्लस डेल्टा L क्यूब माइनस L क्यूब. ये माइनस L क्यूब समझ गए ना, सबसे लास्ट वाली टर्म ये माइनस L क्यूब. तो A प्लस बी का होल क्यूब, ठीक किया मैंने, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब. तो ये तो हो गया A प्लस बी का होल क्यूब, और ये माइनस L क्यूब सबसे लास्ट में. तो डेल्टा V इक्वल टू आपको एक बार ऐसा लिखना होगा, प्लस क्या है ये 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस L
डेल्टा एल, चलिए ठीक है, प्लस डेल्टा एल क्यूब। एल क्यूब कैंसिल हो गया ना, ये एल क्यूब, ये एल क्यूब कैंसिल। अब कल वाली बात आज रिपीट होगी क्या, ये जो इंक्रीमेंट होता है साइड में डेल्टा एल, है ना, टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से जो चेंज आता है साइड में डेल्टा एल, वो बहुत बहुत स्मॉल होता है। अगर इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है कुछ भी, तो ये जो चेंज आता है ना, ये मिलीमीटर ऑर्डर का होता है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, बहुत बहुत कम होता है। एक्चुअल इनिशियल लेंथ के कंपैरिजन में डेल्टा एल बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप देखें, स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर, स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब, तो इन दो टर्म को आप नेग्लिजिबल करते हैं। रीजन, स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर, स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब बिकम्स मोर स्मॉल, और स्मॉल हो जाता है। यहां पर आप देखें तो यहाँ लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर है और स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर या स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब नहीं है। तो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में सेकंड थर्ड बहुत बहुत स्मॉल होती है, थर्ड तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है ना। तो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड नेग्लिजिबल है। कंपैरिजन में आप कंपैरिजन समझ सकते हैं, जैसे आपसे कहें 1000 प्लस 0.01 नियरली इक्वल टू 1000, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1000 0 पॉइंट, है ना, बट ये नियरली इक्वल टू क्या है, तो इस वाली टर्म को हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड को आपको नेग्लिजिबल करना है। तो लिखिए as delta L is very small, as delta L is very small, so the higher order of delta L, so the higher order of delta L can be neglected, can be neglected, can be neglected. Can be neglected. So we get delta V equal to 3L square delta L. So we get delta V equal to 3L square, है ना, L square delta L। जब हम हायर ऑर्डर देखें एल स्क्वायर एल क्यूब, इनको नेग्लेक्ट कर दें, नियरली इक्वल टू 0 कहें तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3L 0, बस ये टर्म आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको कुछ डिवाइड करना है, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा कुछ लाने हैं ना, और यहाँ तो आपको अल्फा और गामा ही लाना है। तो याद रखें जो डेल्टा एल होता है वो क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन कल जो हमने बनाया था लीनियर एक्सपेंशन, तो अल्फा इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। जब हम गामा की बात करते हैं तो गामा किसके लिए है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आपने लिखा था द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, एंड कोफिशिएंट क्या आता है, गामा। तो इक्वल टू क्या किया था, गामा वी डेल्टा टी, और इससे गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको यहाँ दिखाई तो देने चाहिए, अभी नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, वी वॉल्यूम डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, इस टर्म से एलएचएस में आरएचएस में डिवाइड करना होगा। देन वी को आप क्या पुट कर सकते हैं, एल क्यूब। आपको अल्फा और गामा जैसे एक्सप्रेशन दिखेंगे, तो इस एक्सप्रेशन के बाद हमें डिवाइड करना है, जैसा कल किया था, ए डेल्टा टी से डिवाइड किया था कल, है ना, एरिया था ना वहां। आज आपको डिवाइड किससे करना है, बी डेल्टा टी से। लिखिए, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वी डेल्टा टी, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वी डेल्टा टी, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वी डेल्टा टी, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, v
डेल्टा टी इक्वल टू वी डेल्टा टी। दोनों तरफ हमने सेम वी डेल्टा टी से डिवाइड किया है, तो ये ब्रैकेट तो अपने आप में क्या हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। और यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है। क्या काम बाकी है? इस कैपिटल वी को आपको एल क्यूब से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ तक। आपको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करना है, दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये हो गई, अब v के प्लेस पर एल क्यूब। नाउ डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t इक्वल टू 3 डेल्टा l अपॉन l डेल्टा t। तो ये जो l स्क्वायर एल क्यूब है, तो आप देख पा रहे हैं नीचे एक सिंगल l रह जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब गामा इक्वल टू 3 अल्फा, है ना। ये क्या है? अल्फा, और ये क्या है? गामा। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहां पर लिखना है इसके नीचे, हेंस गामा इक्वल टू 3 अल्फा, हेंस गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये प्रीवियस नॉलेज काम आती है। आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इंक्रीज इन लेंथ इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, इंक्रीज इन एरिया इनिशियल एरिया के प्रोपोर्शनल, इंक्रीज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। दूसरी बात बताई थी, इंक्रीज इन लेंथ टेम्परेचर जो चेंज किया उसके प्रोपोर्शनल, देन कोफिशिएंट आ जाते हैं। तो वहां से ये गामा बीटा अल्फा आपको पता लग जाते हैं कि ये रेशो क्या होगा, गामा होगा। ये वाला रेशो ये क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है। अब आप में से कोई समझदार मुझे बताइए, करना नहीं है आपको, बस वो लिखना ही है, इन दोनों में बीटा और गामा में म्यूचुअल क्या रिलेशन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। आपको अल्फा और बीटा में मालूम है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, आपको गामा और अल्फा में दिख रहा है गामा इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा, है ना। सब हाँ सोचिए ना, बता रहे हैं शायद, थोड़ा तेज बोलिए। 3/2 बीटा। गामा इक्वल टू 3/2 बीटा, गामा इक्वल टू 3/2 बीटा, एग्री। आप भी यही बोल रहे हैं, घर से भी यही बोल रहे हैं। तो कैसे? एक तो ये इक्वेशन और एक कल वाला इक्वेशन, बीटा इक्वल टू आपने लिखा था ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो इन दोनों से क्या पता लग रहा है, गामा इक्वल टू 3/2 बीटा, है ना। तो फटाफट एक शॉर्ट टॉपिक हम एंड कर देते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। लिखिए, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो एक्चुअल जो डेरिवेशन होते हैं वो अल्फा बीटा का था, अल्फा और गामा का था। उनकी हेल्प से हम ये एंड कर देंगे। तो देखिए, एज वी नो, फर्स्ट इक्वेशन बीटा इक्वल टू एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फा। फटाफट, एज वी नो बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा। अब आप डिवाइड कर दें 2 को 1 से, है ना, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें। और इसी तरह से आपने अभी आंसर भी बताया था, तो फेयर भी कर दें इसको। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट गामा अपॉन बीटा इक्वल टू 3/2। सो गामा इक्वल टू 3/2 बीटा। तो 1 मार्क का कभी क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल कुछ पूछ लें तो आपको फॉर्मूला यूज लेना होगा। तो ये एक्सपेंशन वाला प्रोग्राम तो यहाँ एंड होता है, सिंपल। अब कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई थी? टेम्परेचर एंड हीट, हीट एंड टेम्परेचर। आई थिंक टेम्परेचर क्या होता है, हीट
टेम्परेचर क्या होता है? कोल्डनेस हॉटनेस को मेजर करने का एक टूल है, एक यूनिट है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको मालूम है ये सब कुछ, है ना। उसके बाद क्या किया था, आपको टेम्परेचर को मेजर कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं बताया था, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और उनका म्यूचुअल कन्वर्जन भी बताया था कैसे होता है, फॉर्मूलाज भी बताए थे। देन उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की हेल्प लगती है ना। और देन आप उन दोनों को कंबाइन करते हैं, एन मोल के लिए आप इक्वेशन लिख देते हैं, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, थर्मल एक्सपेंशन आ गया था, है ना। लीनियर एरिया, एरिया को सुपरफिशियल भी कहते हैं, और वॉल्यूम। चलिए, तो आज का देन नया टॉपिक आप लिख सकते हैं, चेंज इन स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, तो हेडिंग लिखिए चेंज इन स्टेट। इसमें हम 3 सब हेडिंग्स लिखेंगे, है ना। पहले आप मेन हेडिंग लिख दें, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में 3 टॉपिक्स होंगे क्या, एक तो होता है मेल्टिंग, या सबसे पहले कहें तो एक होता है मेल्टिंग, तो पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं फ्यूजन। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो प्रोसेस होता है फ्यूजन और टेम्परेचर पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से एक होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, और जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक और होता है प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस स्टेट में जाता है विदाउट गोइंग थ्रू इट्स लिक्विड स्टेट, और ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं लाइक आयोडीन है ना, एक ड्राई फ्रोजन CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो बिल्कुल सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉलिड से सीधा गैस में जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। एक जनरल हमारे ये, है ना, वर्शिप में यूज रहता है ना, कपूर, क्या होता है, आयोडीन होती है क्या, वो सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का पीस कपूर, और वो उसको फायर जनरेट होती है उससे, तो उसको अगर आप एयर में रख दें, धूप में रख दें, तो आप उसको देखेंगे वो वेपोराइज होता रहता है ना। तो नेप्थलीन, क्या बोल रहे हैं, हाँ ऐसे भी कुछ है। तो हम इस टॉपिक में 3 सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट उसका लिखना है आपको, है ना। सबसे पहला नंबर लिखिए फ्यूजन, फटाफट करते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे बताओ, प्लेस चेंज करो फटाफट। कॉइल तो लेकर आनी पड़ेगी यहाँ पड़ोस से, कोई लेकर आ जाओ। कौन है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जिनको सब कुछ पता है? तो सर है ना क्लास में, सर है, सर को बोल देना, है ना, कोई भी चले जाओ। हाँ तो फर्स्ट हेडिंग फटाफट लिखिए फ्यूजन। फ्यूजन, तो आप लोग में भी ये सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी आपको, बट थोड़ा क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है ना। फ्यूजन, तो लिखिए द फिनोमेना ऑफ change, the phenomena of change in solid state of matter to the phenomena of change in solid state of matter to its liquid state of matter to its liquid state is called fusion, is called fusion। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना फ्यूजन है।
ठीक है, कुछ मिला नहीं? बीच में कुछ रख दो यहाँ पर खाली जगह देखकर। अब मैं यहाँ पर चलिए आपकी हेल्प कर ही देता हूँ, नहीं तो आप टाइम पास ज्यादा कर देंगे, है ना। समझदारी इसी में है। तो यहाँ तो सब कुछ टूटा हुआ लग रहा है भाई, कैसे लगाएं इसको, है ना। ये खत्म हो जाए तो बता देना। हाँ, सेकंड हेडिंग लिख सकते हैं आप। फ्यूजन के बाद क्या बताया था? फ्यूजन के बाद आप लिखेंगे वेपोराइजेशन, और इसमें क्या लिखेंगे? लिखिए, द फिनोमेना ऑफ change in liquid state of matter, change in liquid state of matter to its gas state, is called vaporization, है ना। एग्जाम्पल आपको नहीं लिखने हैं क्योंकि आप 11th साइंस के अब स्टूडेंट हैं, तो आपको अच्छे से पता है फ्यूजन और वेपोराइजेशन क्या होता है। जैसे फ्यूजन की बात करें तो, है ना, आइस का वाटर में फ्यूज होना, मेल्ट होना एक तरह से। और बताइए कुछ एक एग्जांपल और बता दीजिए। बस खत्म बात आइस का इसमें। आइस तो भाई रॉन्ग तो नहीं बोल रही, तो बहुत कुछ बता सकते हैं। चलिए, इसका वेपोराइजेशन का, जैसे बहुत सारे है ना, पेट्रोल जो होता है वो भी जल्दी वेपोराइज हो जाता है, वो तो बहुत अच्छा जल्दी वेपोराइज होता है। वाटर का है ही, वाटर भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और भी बहुत सारे है ना। ओके, थर्ड आप लिख सकते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहूंगा। सब्लिमेशन में भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में भी। तो लिखिए, द फिनोमेना ऑफ change in solid state of matter, the phenomena of change in solid state of matter, क्या लिखा? the phenomena of change in solid state of matter to its gas state, state without passing through liquid state, its liquid state is called sublimation, तो आपको बस दिमाग में आइडिया होनी चाहिए, कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल क्या बताया था, आयोडीन होती है, आप क्या बता रहे थे? यस, आयोडीन, नेप्थलीन, और एक होता है फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, आयोडीन, नेप्थलीन, ये जो बता रहे हैं। ओके, तो ये तो हुआ चेंज इन स्टेट। इसके बाद आप हेडिंग लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट, उस पर आईएमपी अप्लाई कर देना। अब उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें थी। स्पेसिफिक हीट,
और इसका सिंबल है कुछ एस, स्पेसिफिक हीट, कवर तो कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, आईएमपी लगा दें इस पर, यूज आएगी आगे, है ना, आपके इस चैप्टर में भी और थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज आएगा, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, देन मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपीसीवी पढ़ते हैं ना, तो स्पेसिफिक हीट के बाद मोलर हीट का नंबर लेंगे। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो बात को समझें आप। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमें सिस्टम में, हमें बॉडी में हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है। जब हम हीट एनर्जी सिस्टम को देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सीधी सी बात है ना। अगर आपको दो डिफरेंट मैटर दे दें, 1 kg वाटर, 1 kg सैंड, सैंड होती है ना जो डेजर्ट में, है ना, ओके, तो 1 kg वाटर, 1 kg सैंड, दोनों का टेम्परेचर आपने मेजर कर लिया, सेम था, नेट उनका दोनों का टेम्परेचर था 20 डिग्री 20 डिग्री। 1 kg वाटर, 1 kg सैंड, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री 20 डिग्री, मास सेम, इनिशियल टेम्परेचर सेम। अब हम उन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं सनलाइट से, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सनलाइट से उसको प्रोवाइड करते हैं, और हम देखते हैं हाफ एन आवर के बाद सैंड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, वाटर का कंपैरेटिवली इतना ज्यादा नहीं होता है ना। इसका मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंट है, वाटर में डिफरेंट है, सैंड में डिफरेंट है। सैंड कूल भी जल्दी होती है, सैंड का टेम्परेचर इंक्रीज भी जल्दी होता है, जबकि वाटर में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या है, तो वो है स्पेसिफिक हीट। अब उस स्पेसिफिक हीट के बारे में आप थोड़ा सा समझें, तो मैंने आपको एक, है ना, एक सोचने का एक डायरेक्शन तो दे दिया, अब बात को समझते हैं। अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट की बात करें, लेट टेम्परेचर में जो चेंज है उसको हम सिंबल दे रहे हैं डेल्टा टी, सब्सटेंस का मास है लेट एम, है ना, और हीट जो आप दे रहे हैं, हीट एनर्जी इन जूल और इन कैलोरी, तो हीट एनर्जी के लिए सिंबल मैं कह देता हूं डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच ट्रांसफर टू द बॉडी इज डेल्टा क्यू, आफ्टर इट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, मास ऑफ द बॉडी इज डेल्टा एम। तो मैंने आपको जो कहा, कोई भी सिस्टम आप ले लें जिसका कुछ मास है, लाइक 1 kg वाटर, 1 kg सैंड और एनीथिंग, उसका मास कुछ है, उसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी है, हमें नहीं पता, आफ्टर प्रोवाइडिंग delta Q heat energy to the system, if delta T degree increment in the temperature of the body, then the specific heat is given as, अभी फॉर्मूला बता रहा हूं फिर इसको समझेंगे, ट्रांसफर्ड हीट अपॉन मास इनटू डेल्टा टी। अब एस की जो डेफिनेशन है उसको आप थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएंगे, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस नाम ले रहा हूं मैं ना, सब्सटेंस समझते हैं, जैसे वाटर है तो H2H2H2, कार्बन है तो C सब्सटेंस, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, उसका लिक्विड भी ले सकते हैं। हर सब्सटेंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम कह रहे हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड to the substance of 1 kg to increase its temperature by 1 degree centigrade. वापस सुन लें, the specific heat of any substance is defined by amount of heat energy. important बात है, specific heat की definition किससे आ रही है, delta Q से। the specific heat of any object of any substance is defined by amount of heat energy transferred to the substance of mass 1 kg to increase its temperature by 1 degree centigrade। तो किसी 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वही क्या है, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। तो सैंड के लिए स्पेसिफिक हीट कम होती है, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। कैसे, सैंड 1 kg सैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए आपको कम हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है, हीट एनर्जी, और 1 kg वाटर अमाउंट उतना ही है, 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए आपको कंपैरेटिवली ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ती है। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हीट सैंड और वाटर की, ऐसे
बहुत सारे सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ, है ना, तो उनका इक्वल अमाउंट ले लें, इक्वल मास ले लें और उन सभी को आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, तो उनके टेम्परेचर में जो, अगर मैं डेल्टा क्यू सेम कर दूं, मास सेम रखूं, समझ रहे हैं? अब मैं अलग तरह से समझा रहा हूं, हम डिफरेंट सब्सटेंस ले रहे हैं इक्वल मास के और उन सभी को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो उनके टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे? डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू एस। तो हम कह रहे हैं मास सेम, डिफरेंट सब्सटेंसेस है, मास सेम, हीट एनर्जी जो हमने उनको सप्लाई की वो भी सेम, बट उनके टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो सेम नहीं है। रीजन एस डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एस डिफरेंट होता है, और एस को हम क्या नेम कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फिर मोलर हीट की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए, ये वाटर और सैंड का एग्जांपल से आप बात को पकड़ में, है ना, ब्रेन में पकड़ के रखना अच्छा रहेगा। डेफिनेशन लिखिए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, specific heat of any substance is defined by तो कुछ चीजें तो क्लासरूम में भी याद होनी चाहिए। is defined by amount of heat energy, is defined by amount of heat energy which amount of heat energy required to, which कट कर देना, amount of heat energy required to increase temperature of 1 kg substance, required to increase temperature of 1 kg substance by 1 degree centigrade, full stop। तो जब m की वैल्यू 1 होगी, डेल्टा t की वैल्यू 1 होगी, तब s किसके इक्वल होगा? डेल्टा q के इक्वल होगा। तो डेफिनेशन यहीं से आती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to increase temperature of 1 kg substance by 1 degree centigrade, that's it, है ना। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है या पीछे कुछ बाकी है? इस कॉल्ड तो नहीं लिखना, इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग में लिख दिया ना आपने, हाँ, तो स्टार्टिंग में लैंग्वेज हमने इस तरह से की है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूले की और देन यूनिट की। तो लिखिए, if delta q be the amount of heat energy, if delta q be the amount of heat energy given to m mass of a substance, given to m mass of a substance, and delta t be the increase in its temperature, and delta t be the increase in its temperature, then its specific heat is given as, फॉर्मूला लिखना है S इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। तो फिजिक्स में जब भी हम कहते हैं ना ऑफ यूनिट सेकेंड, ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट, जो भी यूनिट होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो S की डेफिनेशन में यूनिट किस किस को किया है हमने? मास 1 kg यूनिट हो गया,
टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी यूनिट हो गया। तो मास और टेम्परेचर, बिकॉज इनको यूनिट यूनिट कहाँ है, तो देखो डिवाइड किसका है, मास का और टेम्परेचर का, ठीक है। तो डेफिनेशन से फॉर्मूले का कनेक्शन है, फॉर्मूले से डेफिनेशन का कनेक्शन है। यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है जूल इनटू केजी इनवर्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, जूल पर केजी इनटू, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन भी कह सकते हैं आप। इस डोर को ओपन नहीं रखना चाहिए था, स्टार्टिंग में ध्यान रखना चाहिए था। चलिए, टाइम कितना हुआ ये बताइए, 10 मिनट्स है ना। एक इसी से, है ना, एडजॉइंट एक टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब आपको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मास केजी में था और केमिस्ट्री में सब्सटेंस को मोल में भी मेजर करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ना। और इसके लिए कैपिटल सी सिंबल आप यूज लेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो डेफिनेशन लिखिए, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, molar heat capacity of any substance is defined by amount of heat energy, is defined by amount of heat energy required to increase temperature of 1 mole, required to increase temperature of 1 mole by 1 degree centigrade, temperature of 1 mole by 1 degree centigrade। वहां 1 kg था, यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल, तो सब्सटेंस कितना है 1 मोल, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए फॉर्मूला होता क्या है पहले मैं बता देता हूँ, कैपिटल सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से लिख सकते हैं या फिर म्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो लाइन चेंज करके लिखिए, if delta Q be the amount of heat energy, if delta Q be the amount of heat energy given to n moles of the substance, given to n moles of the substance, given to n moles of the substance, and delta T be the increase in its temperature, and delta T be the increase in its temperature, then the molar heat capacity is given as, then the molar heat capacity is given as, है ना। मोल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, एन सिंबल यूज ले सकते हैं या फिर म्यू, ये दोनों सिंबल यूज देते हैं। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं, जूल इनटू मोल इनवर्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, जूल इनटू मोल इनवर्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो केमिस्ट्री में, है ना, जब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो कभी कभी सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो केजी में नहीं गिवन होकर मोल्स में गिवन होगा, तो मोल्स में गिवन होगा तो हम ऐसे फॉर्मूलाज भी यूज लेंगे, ठीक है। बात को कुछ दिमाग पकड़ रहा है ना, डिफरेंट, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, वाटर और सैंड,
इसमें क्या कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हैं, आपने सुना भी होगा ना, ये जो हमारे कंट्री की ही बात करें तो जो साउथ इंडिया है वहां पर जो सी से टच होता है ना जो पोर्शन, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में भी वाटर ज्यादा है, इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो सनलाइट तो सब जगह आ रही है, बट वहां के टेम्परेचर में अप डाउन कम होता है। और जो नॉर्थ इंडिया है, जो डेजर्ट एरिया जो हमारा स्टेट है, वहां पर मोस्ट ऑफ एरिया जहां पर सैंड ज्यादा है, ड्राई एरिया ज्यादा है, तो ड्राई एरिया सैंड एरिया जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। स्पेसिफिक हीट कम होने से थोड़ा सा हीट एनर्जी देते ही टेम्परेचर में अप हो जाता है, थोड़ी हीट एनर्जी निकल गई टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर में अप डाउन ज्यादा होता है अगर एस कम है तो, टेम्परेचर में अप डाउन ज्यादा होता है अगर एस कम है तो। सही बात है क्या? टेम्परेचर में अप डाउन जल्दी होगा अगर एस कम है तो, है ना। डेल्टा क्यू आपने थोड़ा भी, है ना, ट्रांसफर किया या, है ना, रिमूव कर दिया सिस्टम से, तो टेम्परेचर में जल्दी चेंज आता है अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो। और अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो टेम्परेचर में अप डाउन कम होगा। हीट ट्रांसफर करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा बट इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा अगर एस बहुत ज्यादा है। ओके, ये भी कुछ इसी तरह से है, बट वहां पर सब्सटेंस केजी में मेजर किया जा रहा था, यहाँ पर सब्सटेंस मोल्स में, है ना, मेजर किया जा रहा है, यही डिफरेंस है। तो कल जो हम करेंगे वो, अभी कितना टाइम है, हो गया ना? चलिए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन ये हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज क्या है? वेडनेसडे, फ्राइडे